नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में हर बार हम आपके सामने कोई न कोई राजनीतिक चेहरा लेके आते हैं। आज की व्यक्तित्व कार्यक्रम की अगर बात करें तो जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह हमारे साथ हैं और इनसे जेजेपी की स्थापना से लेके और आज तक की जेजेपी के और इनका जो जिंदगी का राजनीतिक सफर रहा है तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। निशान सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। निशान सिंह जी, सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक किसान परिवार से आप बिलोंग करते हैं और उसके बाद आपने राजनीतिक में कदम रखा, फिर 2000 में आप विधायक भी बने और अब जज्बा पार्टी के जब से पार्टी बनी है तब से आप अध्यक्ष हैं। कैसे देखते हैं सफ़र को? बहुत अच्छा है। मैं तो नीचे से जैसे सरपंच और डायरेक्टर चेयरमैन इस तरीके की शुरुआत होती है पॉलिटिक्स में, वो करके 2000 में 2000 में मुझे अवसर मिला था विधायक बनने का। उसके बाद भी चुनाव फाइट किए 2005, 9 और 14 में, तो लेकिन सफलता नहीं मिली। बहुत कम मार्जिन से जो है ना उसमें रह गए थे। और जहाँ तक जननायक जनता पार्टी की बात है तो आपको मालूम है कि इंडियन नेशनल लोकदल हमारी मदर पार्टी थी, उसमें हम लोग बहुत देर से इकट्ठे काम कर रहे थे। तो सल्टन कोई ऐसा परिवार में जो चीज़ें होती हैं राजनीति में, थोड़ा बिखराव हुआ, विचारधारा अलग हुई और इंडियन नेशनल लोकदल में आदरणीय चौटाला साहब ने निर्णय लिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय जी, मतलब पूरे परिवार को एक्सपेल कर दिया। तो हमें भी अच्छा नहीं लगा किसी भी कार्यकर्ता को, क्योंकि उन दिनों दुष्यंत जी की जो एक अपनी पहचान जो बन गई थी एज ए मेंबर पार्लियामेंट, वो 26 साल के 26 वर्ष की उम्र में जब मेंबर पार्लियामेंट बने तो उनका जो लोग नज़रिया था लोगों का उनके बारे में, जो आकलन था, वो दुष्यंत में जननायक चौधरी देवीलाल की तस्वीर देखते थे। ऐसी ऐसी बातों को उठाना जो कभी सोच भी नहीं सकता। और यही छवि जननायक चौधरी देवीलाल की थी कि पेंशन को लेकर के जब कोई बात करनी जिसके बारे में विचार आ ही नहीं सकता मन में, और कहा भी गया कि ये लीगली हो नहीं सकता, लेकिन उनके दिमाग में विचार आया, उन्होंने करके दिखाया। आज हरियाणा का हर 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग जो है, वो हमारी माता हो, बुजुर्ग हो, विकलांग हो, विडो हो, वो पेंशन प्राप्त कर रहा है, जिसको लगभग 2750 के करीब। तो ये ऐसी विचारधारा दुष्यंत की रही। आपके लिए बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट, मैं अगर कहूँगा तो बिग अचीवमेंट होगा, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव में जाना और आपने पार्टी को इस तरह से संगठित करके और चुनाव विधानसभा का लड़े और 10 सीटों पे आपने विजय हासिल की। उसके बाद बहुत सरकार, हरियाणा सरकार बनने की, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन हुआ। अब आगे आगे संगठन को आप बढ़ाते हुए राजस्थान तक आप जा चुके हैं। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ की अगर गठबंधन की बात करें, 10 सीटें आपने जीता, दोबारा फिर चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजस्थान जाने का जो मकसद है, हमारे जो मुखिया हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, वो खुद 2 बार राजस्थान से विधायक रह चुके हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर रहना बहुत बड़ी बात है राजस्थान से। और चौधरी परिवार का निकास भी राजस्थान से, एक लगाव, रिश्तेदारियाँ, ताल्लुकात, वहाँ सामाजिक रुतबा जो है उसको देखते हुए राजस्थान हमेशा टच में रहता है हमारा परिवार जो है। और मैं मान के चलता हूँ राजस्थान में भी बहुत अच्छा फ्यूचर है, तो हम राजस्थान से भी फाइट करेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि वहाँ भी एक अच्छी शुरुआत होगी। अभी फिलहाल हाल फिलहाल में देखा गया कि एनडीए में आपको शामिल किया गया, जननायक जनता पार्टी को भी बुलाया गया, डिप्टी सीएम वहाँ पे गए भी, अजय चौटाला भी वहाँ पे गए। हरियाणा में अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 10 की 10 लोकसभा सीट है। क्या लगता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव आपके सामने खड़ा है, क्या लगता है कि हिस्सेदारी कितनी होगी? देखिए, हम एनडीए का हिस्सा पहले भी रहे हैं और बीच में ठीक है ब्रेक आ गया,
लेकिन हम जितनी भी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स रही हैं, चौधरी देवी लाल जी से लेकर के डॉक्टर मंगल सेन जी से लेकर के, उनमें भी हम शेयर होल्डर रहे हैं। कोई बड़ा दल कौन है, छोटा कौन है, ये अलग बात है कि काफ़ी टाइम तक हम सीनियर दल के सदस्य थे, अब हम उनके सहयोगी हैं। तो ये एनडीए का हिस्सा रहना, चाहे वाजपेयी जी का टाइम था, जो भी, ये पुराने ताल्लुकात, पुरानी एक परंपरा रही है। और अब नए सिरे से जो एनडीए में शमूलियत विधिवत रूप से हुई है, जो आपने जैसे जिक्र किया, वो कोई हमारे लिए नई बात नहीं, पुराने हाथ मिले हुए हैं। तो चुनाव जब मिलकर के लड़ने होते हैं, देन जब चुनाव अनाउंस होते हैं, फिर पार्टियां बैठती हैं, इस पर चर्चा करती हैं, कौन कितना सहभागी बनेगा, किसको कितनी सीट मिलेंगी। तो ये चीज़ें तभी तय होती हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये जो गठबंधन है, जो एनडीए की हमारी उसमें शमूलियत हुई है, हम उसके हिस्सेदार हैं, बने हैं, तो मिलकर के लड़ेंगे, बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे। क्योंकि दरअसल अगर बात करें तो जेजेपी भी 10 की 10 लोकसभा की तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी 10 की 10 लोकसभा की तैयारी कर रही है, और वो कहते हैं कि हमारे पास तो 10 पहले से ही हम जीत चुके हैं। 2019 में 10 की 10 सीट जीती। तो क्या लगता है आपको कि समीकरण कैसे बैठेगा? देखिए, पार्टी को मजबूत करना, पार्टी को प्रमोट करना, आम आदमी तक पार्टी का नाम जाए, आम आदमी की हिस्सेदारी पार्टी में हो, उसके लिए पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश के अंदर ही काम करना होता है। और सभी पार्टियां ऐसे ही करती हैं। कभी भाजपा भी ये नहीं सोचेगी कि ये सीटें छोड़नी पड़ेंगी, हमें उस पर काम ना करो। काम तो वो भी करेंगे, हम भी कर रहे हैं, और पार्टी को आगे बढ़ाने का, पार्टी का प्रमोशन का काम करते हैं। ये अलग बात है कि हरियाणा में हमें हिस्सेदारी कितनी मिलेगी, वो जब चुनाव अनाउंस होंगे तभी तय होगा। और ये पॉसिबिलिटी रहती है, तभी गठबंधन होते हैं। ये बात इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि लगातार हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को लेकर लगातार मीडिया में सुर्खियां बना रहता है। भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप कहते हैं कि हमारा गठबंधन सरकार का गठबंधन है, पार्टी का गठबंधन नहीं है। सरकार में हमारी हिस्सेदारी है और सरकार में बहुमत के लिए हमने उनसे समर्थन लिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है, उनके जो प्रभारी हैं वो कुछ और कहते हैं। तो मतलब ये जो गठबंधन की दरार की बात बीच में आ रही है, और वहीं पे एनडीए में आपको वहाँ पे शामिल करना, इसलिए ये जो सवाल है वो प्रमुखता से हो जाता है कि आखिरकार जेजेपी जो तैयारी कर रही है, बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, तो आप इस चुनाव में अपनी भागीदारी को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं थोड़ा क्लियर करूंगा कि हमारा जो इस बार का गठबंधन है, वो जननायक जनता पार्टी का पहली बार भाजपा से हुआ। आफ्टर इलेक्शन हुआ, हमारे पास 10 सीटें थी। इवन हमें माननीय अमित शाह जी से इनविटेशन आया, तो हम लोगों ने बैठ कर के उनसे चर्चा की, और हम भी ये सोचते थे, हमारे पास 10 थी, 40 उनके पास थी, तो सरकार मिल कर के बने। तो उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो बात है, क्योंकि हम लोगों ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, अपने दल बल पे लड़ा, और हमने भी मैनिफेस्टो जारी किए थे, बहुत सारे वायदे लोगों से किए थे। उन बातों को लेकर के चर्चा हुई कि हमने भी लोगों से वायदे किए, हम आपका समर्थन करते हैं, मिलके सरकार बढ़ती है, तो कल को उन पर भी आपको गौर करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें खुल करके हुई। उसके बाद स्वाभाविक है, जो भी बात होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से होगी। हालांकि हमने तो पहले भी पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात की है, कोई ऐसा कोई कच्ची बात नहीं की। अगर भविष्य की बात है, अगर लोकसभा चुनाव से पहले इकट्ठे चुनाव लड़ने के लिए अगर गठबंधन होता है कि जेजेपी और बीजेपी लोकसभा इकट्ठे चुनाव लड़ती है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या लगता है कि जेजेपी कौन कौन सी सीटों के लिए दावेदार रहेगी? देखिए, अगर वाली बात जो आपने कही, वो विधिवत रूप में जब एनडीए में हम शामिल हुए, उनके इनविटेशन पे हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे उप मुख्यमंत्री, उसमें उनकी शमूलियत रही, कमिटमेंट्स हुई, तो फिर अगर सवाल तो ख़त्म हो जाता है। हिसार बहुत गर्मा गर्माई जिला बना हुआ है, तो क्या लगता है कि हिसार, भिवानी और सोनीपत, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनावों में यहाँ पे स्थिति आपकी बहुत अच्छी रही थी, क्या लगता है कि इन 3 सीटों के ऊपर दावेदारी रहेगी? नहीं, वो मैं पर्टिकुलरली कोई सीट का तो नहीं कह सकता कि अभी पार्टी ने बैठ करके निर्णय नहीं किया, लेकिन ये मान के चलें कि हिसार डॉक्टर साहब का कर्म क्षेत्र रहा है,
उन्होंने वहाँ से रिप्रेजेंट किया है, दुष्यंत जी ने किया है, तो स्वाभाविक है कि जहाँ से आप नुमाइंदगी कर चुके हैं, आपकी रिप्रेजेंटेशन रही है, वहाँ और भी मजबूती आती है। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि 2018 में जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल टूट के जेजेपी बनी। अब अभय चौटाला जो है वो पूरे हरियाणा में पैदल यात्रा कर रहे हैं, इनेलो अपनी जमीन ढूंढने में लगी। क्या आप कैसे देखते हैं कि क्या ये पैदल यात्रा कितना असरदार हो? देखिए, पार्टी प्रमोशन के लिए पार्टियां करती हैं, उनका भी अपना एक प्रयास है, क्योंकि उनके देखो ऐसे हालात रहे जब डॉक्टर साहब को अलग किया तो उसके बाद उनके उन दिनों इंडियन नेशनल लोकदल के पास 23% वोट था, 20 विधायक थे, और नेक्स्ट इलेक्शन आया तो उसी इलेक्शन में आप ये मान के चले कि 1.5% वोट रह गया और एक सिंगल विधायक रह गया। तो जब ऐसी पोजीशन हो जाती है तो स्वाभाविक है कि फिर चिंता बढ़ती है, फिर हम पॉलिटिकल लोग ये चीज़ें करते हैं, यात्रा निकालो और करो, लोगों का मन कैसे जीता जाए। बिल्कुल, ये अब समय पूर्व की बात है, चुनाव आएंगे तो लोग क्या उनके बारे में सोचते हैं, जबकि हालात ऐसे हैं कि हमारा जो गठबंधन है भाजपा जसपा वो भी स्टैंड करता है, कांग्रेस स्टैंड करती है, आम आदमी पार्टी अपनी बात कर रही है हरियाणा में आकर के। तो ऐसे हालात में इंडियन नेशनल लोकदल की क्या पोजीशन रहेगी, ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो लोगों के हाथ में है, वो कैसा किसी को सहयोग समर्थन देते हैं, उनका काम। आप पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, पीछे राम कुमार गौतम विधायक की बात कर लें या और भी जो विधायक हैं वो नाराज से दिख रहे हैं, मीडिया में अलग अलग बयान भी आता है। तो क्या लगता है कि आप एज ए अध्यक्ष उनको लेके किस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है ये नाराजगी कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान करेगी, साथ ले जाने में कितना सक्षम? देखिए, विडंबना ऐसी है कि अगर आपके पास फुल मेजॉरिटी होती, आपके पास 46 अबव विधायक होते तो कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता। ये पॉलिटिक्स में होता है, मैं खुली बात कहता हूँ, फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ उस बात को। गौतम साहब को कोई ग्रीवेंसेज नहीं थी, तो शायद ये था कि मिनिस्टर्स बने और उनको मौका नहीं मिला, तो टाइम रहते उन्होंने अपनी नाराज़गी प्रकट की। हमने उनसे कहा भी कई बार कि आप इंतज़ार कीजिए, इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होता। तो ऐसे हालात में, और उसका दूसरा एक कारण मैं और भी मानता हूँ कि आनंद फानन में अभी संगठन हमने बनाया नहीं, चुनाव फेस करने पड़ गए, और चुनाव के अंदर हमें जो 17.5% वोट मिला, 10 विधायक मिले, उनमें हो सकता है कि सभी विधायक रूट लेवल के ना हों, हमारी पार्टी भी नहीं थी। तो ऐसी हालात में कई बार एक दूसरे से सहयोग करके विधायक बना लिए जाते हैं, लेकिन ग्रीवेंसेज ऐसी कई बार रहती जो उनकी रही। मैं मानता हूं कि उसमें जननायक जनता पार्टी का, दुष्यंत जी का, डॉक्टर साहब का कोई ऐसा रोल नहीं रहा कि वो नाराज़गी उनसे को प्रकट करे, उनकी अपने मन की अवस्था थी, मैं मानता हूँ। 2024 में लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, जननायक जनता पार्टी अपने मंत्रियों को लेके, आप सीनियर्स लीडर्स को लेके कोई सर्वे करवाना चाहते हैं या किस प्रकार की तैयारी चल रही है? देखिए, सर्वे जहाँ तक बात है वो हर पार्टी, मैं कहाँ खड़ा हूँ जी, इसके बारे में सर्वे करवाती हैं अपने अपने तरीके से। पार्टियां एजेंसियों से भी करवाती हैं, पार्टियां अपनी जो अपना संगठन है उनके थ्रू भी करवाती हैं। वो तो ऐसा नज़रिया तो सभी पार्टियों का रहता है। हम मानते हैं कि हम इस सफ़र में, जो 4.5 वर्ष का सफ़र होने को है, इस सफ़र में बहुत सक्सेस रहे हैं, और वो सक्सेस रहने का कारण शायद यही होता है कि लीडरशिप जो है उसमें गट्स होते हैं, मजबूती होती है, उसको लेकर के, और अच्छे साथी हैं इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर रहते हुए जो बहुत अच्छे साथी हैं डॉक्टर साहब की विचारधारा के, तो सभी साथ आए, और वो हमारा पार्टी का एक प्रॉपर्टी है, मैं मान के चलता हूँ। वो हमारे जितना ही काम करते हैं, पार्टी को सींचने का काम करते हैं, तो ये मजबूती को लेकर के उन साथियों की वजह से मैं समझता हूँ आगे बढ़ रहे हैं और आगे और बढ़ेंगे। आपकी जब गठबंधन हुआ था तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हुआ था जी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो 5100 रुपये पेंशन का था जी।
75% हरियाणा के युवा को आरक्षण का था। जी आपने आरक्षण तो दे दिया, जी कोर्ट में केस चल रहा है, जी लेकिन 5100 रुपये की अगर जहाँ तक बात है, 4.5 साल सरकार को होने वाला, 5100 नजर नहीं आ रहा। जननायक जनता पार्टी दोबारा जब चुनाव में जाएगी तो क्या, किस मुद्दे को लेके फेस करेगी? देखिए, हम इसका जिक्र हर सभा में करते हैं क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते। जो हमने वायदा लोगों को किया है, हमारी पार्टी जननायक चौधरी देवीलाल के विचारों की पार्टी, और विचार में थोड़ा सा आपका समय लूँगा, वो बड़ा लोगों का मोहर लगी हुई है कि जिस दिन पार्टी नई बनाई और पार्टी नई बनने के बाद उनका 23% वोट घट करके 1.5 हो गया, और यहाँ नए सिरे से पार्टी बनी थी 17.5% हो गया, 10 विधायक हो गए, वहाँ 20 में से 1 विधायक हो गया। तो विरासत हम मान के चलते हैं, जननायक चौधरी देवीलाल की विरासत जननायक जनता पार्टी को मिली, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को मिली। उनकी जो विचारधारा रही, उन्होंने जो कह दिया उसको पूरा किया। तो बात वही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। वो बात कि जब वीपी सिंह का मैटर था, उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनवाऊंगा, तो अपने सिर पर रखी हुई सम्मान सूची को, पगड़ी को उनके सिर पे रखने का काम किया। उनकी विचारधारा की पार्टी जननायक जनता पार्टी है। तो मैं मान के चलूँगा, हम बोलते नहीं, वो बात हमारे दिमाग में है। हमारा जो महिलाओं को 50% आरक्षण, पंचायती राज में बैकवर्ड को 8.5%, बाकी जो आपका पेंशन आपने कहा 5100 रुपये, ये सारी चीज़ें बैठ करके तय हुई। अब मोहर लगी है गठबंधन पक्के तौर पर हमारा होने की, एनडीए में हम शामिल हुए। तो मैं तो मान के चलता हूँ कि उस कही हुई बात को भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन देना चाहिए। वो लोगों के हित की बात है। आज सभी पार्टियां कह रही हैं कि मैं 6000 करूंगा, मैं 7500 करूंगा। जननायक ने तो 100 रुपये दिया, और उस 100 रुपये की कीमत बहुत थी, और वो जो 100 रुपया बढ़ करके 2750 बन गया। तो हम सोचते हैं कि जननायक की उस सोच को और आगे बढ़ाएं, हरियाणा के बुजुर्गों को, माताओं को, विकलांग को, विडो जो हमारी बहनें हैं, उनको उसका लाभ मिले। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारा वचन भी पूरा हो, और भारतीय जनता पार्टी भी इस पर गहन विचार करे। ये बात ठीक थी, और इसको हमें मिलकर के पूर्ण करना चाहिए। अभी एक मुद्दा और जो है बहुत गरमाया हुआ है, ओपीएस का मुद्दा। दिग्विजय चौटाला भी उसको समर्थन कहीं न कहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार में आप हैं, आपके जिनके आप सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री और मंत्री सभी कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि इससे आर्थिक स्थिति खराब होती है प्रदेश की। हिमाचल में आपने देखा कि ओपीएस का मुद्दा सरकार बदल गई, पंजाब में ओपीएस का मुद्दा सरकार बदल गई। हरियाणा में क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आप गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा लग रहा है आपको? ऐसे हालात में हमने किसान आंदोलन में भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय सरकार किसानों की बात को गंभीरता से ले, उस पर बैठ कर के चर्चा करे, किसान की बात हम सही मानते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सरकार के ऊपर आरोप पर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, नौकरी में पैसे की बात करते हैं, शराब घोटाले की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस सरकार में कोई वर्ग सुखी नहीं, किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, व्यापारी परेशान है। आप कैसे देखते हैं कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आरोप लगा रहे हैं वो कहाँ तक सत्य है? देखिए, राजनीति है, और राजनीति में सभी पार्टियां इस तरह की स्टेटमेंट या इस तरह की बात कहती हैं। शायद उनका वो फर्ज है, या अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए ऐसा लोगों को आभास कराना चाहते हैं, ये हो सकता है। मैं तो देखो कभी भी को कटाक्ष के नज़रिए से बात नहीं करता, ना वो करनी चाहिए, वो बहुत पुराना दर्रा हो चुका है राजनीति में। कांग्रेस पार्टी में आप कांग्रेस पार्टी को कैसे आप देखते हैं? आज की अगर हालत में बात करूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बात कर रहे हैं, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें, जो ये कहते हैं कि अब की बार तो सफाया है इनका, कांग्रेस ही 100% आ रही है। आप इन दावों को कैसे मानते हैं? देखिए, पता क्या है कि कोई भी परिवार अलग अलग उसकी भाषा बोली हो जी, उसकी कामयाबी में फिर रुकावटें आती हैं। जिस तरीके से सीनियर मोस्ट नेता उनके
माननीय हुड्डा जी से डिफर करते हैं, चाहे वो शैलजा जी हों, रणदीप जी हों, क्या नाम है अपनी भिवानी से किरण चौधरी जी हों, तो अलग अलग डफली, अलग अलग राग वो थोड़ा लोगों के को भी अपील करता है कि शायद उसमें उसकी वजह से कामयाबी में रुकावटें आती हैं। राजस्थान चलते हैं थोड़ा सा। राजस्थान में अभी आपने रैली भी किया, आप लगातार जा भी रहे हैं और वहाँ पे चुनाव भी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ पे आप सरकार में हैं। वहाँ पे क्या चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे आप, क्या दावेदारी रहेगी वहाँ पे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, हम एनडीए के घटक दल बनने के बाद जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे, हमारी मंशा तो यही है कि मिलकर के लड़ना चाहिए, मिलकर के ही लड़ेंगे। हरियाणा में पहले कांग्रेस पार्टी, इनेलो और बीजेपी की लड़ाई होती थी, उसके बाद जेजेपी भी आई, 4 पार्टी बनी। अब की बार एक नई पार्टी और भी एंट्री करी, आम आदमी पार्टी, जो कि आप देख रहे हो कि उनका पंजाब में भी सरकार बना, दिल्ली में भी वो सरकार चला रहे हैं, अब वो नेशनल पार्टी भी घोषित हो चुकी है। कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप हरियाणा में? देखिए, हर पार्टी अपना प्रयास करती है, लोगों में अपना मैनिफेस्टो रखती है, अपनी विचारधारा रखती है, तो बदलाव, परिवर्तन ये दस्तूर है। ये जो फ्री वाली बात है, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, शायद आपने भी कहा होगा कि फ्री की राजनीति गलत होती है, लेकिन बिजली फ्री, पानी फ्री, ये मुद्दा जो है कहीं न कहीं चुनावी मुद्दा बन के और वो वोट में तब्दील भी हो रहा है। हरियाणा में इसका कितना असर होगा? देखिए, अभी हमारे देश में ऐसी चीज़ें प्रभावित करती हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ किसी को कुछ फ्री देना उसको हैंडीकैप करने के बराबर होता है, उसको अपंग करने के बराबर होता है। आप उसको प्लेटफॉर्म दें, आप फ्री देना है तो एजुकेशन दें बच्चों को, गरीब के बच्चे को, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार करके दें अपने प्रदेश के लोगों को कि हमारा युवा जो है ना वो मेहनत करके आगे आए। एक आखिरी सवाल आपसे, हर कुछ समय के बाद सीएम दुष्यंत चौटाला नारा लगता है, जेजेपी की तरफ से दिग्विजय जी ने स्टेटमेंट दिया, सरकार में आप सहयोगी हैं, कैसे देखते हैं आपको? कि बीजेपी वाले तो बुरा मान जाएंगे कि मुख्यमंत्री तो हमारे नहीं, हम अपने नेता को कहते हैं कि मुख्यमंत्री का दावेदार है, मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनेगा। बच्चे भी कहते हैं, नारा देते हैं सीएम आया जब वो कहीं जाते हैं। तो ये भावना किसी के खिलाफ नहीं है, ये भावना अपनी पार्टी के नेता के पक्ष में है कि हमारा संकल्प है कि एक दिन उसको हमने मुख्यमंत्री बनाना है। हम भी मंचों से खुला बोलते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते। भाजपा या और अन्य पार्टियां वो भी तो बोलते हैं कि हमें सरकार बनानी है, हमें मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। उस कहने में हर्ज क्या है? और आपका संकल्प का पूरा हो जाए, होते आए हैं और होंगे भी, ऐसी बात नहीं। तो सरदार निशान सिंह जी की तैयारी पूरी है कि मतलब नहीं, मैं खुले तौर पे आपके कैमरे के सामने ये बात कह रहा हूँ, मंचों से भी कैमरे के सामने हम लोग कहते हैं कि ये भावना है पार्टी की, पार्टी के लोगों की, पार्टी का स्टूडेंट जिसमें बहुत सारी एनर्जी होती है काम करने की, कि दुष्यंत एक दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री हो। तो खुले तौर पे कह रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं कहते, हम तो अपनी पार्टी को, अपने नेता को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दरअसल आज के व्यक्तित्व कार्यक्रम में हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी थे और इन्होंने बेबाकी तरीके से इन्होंने कहा कि दरअसल ये गठबंधन की जो सरकार है वाकई में 10 सीटों के साथ जननायक जनता पार्टी पहले बार विधानसभा में 10 सीट लेके आई और सरकार में भागीदारी बना, सरकार में भागीदार है और एनडीए में निमंत्रण मिलने के बाद बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जसपा और भाजपा का गठबंधन देखा जा सकता है और एनडीए में बुलाने के बाद ये निश्चित हो गया है कि लोकसभा चुनाव जो है पार्टी इकट्ठे लड़ेगी। सीटों के बंटवारा कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो समय बताएगा आखिरकार, कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछली लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीती थी। तो कौन कुर्बानी कितनी देगा वो समय के ऊपर निर्भर करता है। आगे के लिए व्यक्तित्व कार्यक्रम में इसी तरह अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू।